नाज़रीन, खबर अब तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर की दावत पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा आज अपने 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुँचे। हिंदुस्तान पहुँचने के बाद दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक प्रोग्राम में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का इस्तकबाल किया गया। यहाँ इनकी मुलाकात NS से अजीत डोभाल से हुई। आपको बता दें कि मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को आलम इस्लाम में नरम धड़े की आवाज़ समझा जाता है। उनका ये दौरा बेहद अहम मायने रखता है। सऊदी अरब ने हालिया दिनों में बहुत सखाफ़त का मुजाहरा किया है। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के इस दौरे के ज़रिए हिंदुस्तानी हुकूमत की कोशिश होगी कि मुस्लिम बिरादरी से UCC के मामले पर बातचीत की जाए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मुनक्किद हुए प्रोग्राम में बात करते हुए आज अल ईसा ने कहा, हम हिंदुस्तान की तारीख़ और तनव्वुर की तारीफ़ करते हैं। मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के दरमियान मुकालमा कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान हिंदू अक्सरियत मुल्क होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क है। ऐसे में हिंदुस्तानी मुसलमानों को अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। वहीं दूसरी जानिब प्रोग्राम में खिताब करते हुए NS से अजीत डोभाल ने कहा कि हिंदुस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। मुल्क ने 2008 के मुंबई हमलों समेत कई दहशतगर्दाना हमलों का सामना किया है। نعم نتواصل مع الجميع من أجل هذه الأهداف المشتركة. نتواصل مع شركائنا في جمهورية الهند، ونحن من القديم في عالمنا الإسلامي نسمع measures and foreign policy. India has also been a victim of terrorism for many decades. The country has faced numerous terrorist attacks, including the 2008 Mumbai attacks, which claimed 168 lives. India has actively been working to combat terrorism through various means, including strengthening its security apparatus, enacting new laws, and cooperating with other countries to prevent terrorist activities. However, in this war against terror, even in the face of grave provocation, India has steadfastly upheld the rule of law, rights of its citizens, and protection of human values and human rights. India is an extremely responsible power, but when the need for a hot pursuit against terrorist heavens was felt, we have gone all out to destroy terrorism in our national. गुज़िश्ता कुछ रोज़ से दिल्ली में बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है। आज सुबह 8 बजे तक दिल्ली के पुराने लोहे के पुल पर यमुना नदी की पानी की सतह 206.32 मीटर दर्ज की गई, जबकि दिल्ली में यमुना की बुलंद तरीन सतह 207.49 मीटर है। दिल्ली में बाढ़ मुतासिर इलाकों का जायज़ा लेने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने आज बाढ़ मुतासिर यमुना बाज़ार का दौरा किया। इस मौके पर LG सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की आवाम पानी के भराव से परेशान है। सीवेज की सफाई नहीं होती है। बरसों से यही हालात हैं जिसकी वजह से पानी का भराव होता है। ये अफसोसनाक है। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं उनना चाहिए। नेचर कभी कोई चीज बता कर नहीं आता है, हमें उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। दिल्ली में आज GST काउंसिल की 50वीं मीटिंग का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज इस मीटिंग की सदारत की। 50वीं GST काउंसिल की मीटिंग में GST निज़ाम को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून यानी PMLA के दायरे में लाने का फैसला किया गया। इस मामले को लेकर दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। क्या कुछ कहा आतिशी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों GST को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है।
7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सबने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले। करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई। आज दोपहर वजीर आला रिहायशी गाह पर सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेंशन स्कीम के मुस्तहकीन से बातचीत की और इसके साथ ही 50 लाख से ज़्यादा मुस्तहकीन के बैंक खातों में 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम डीबीटी के जरिए ट्रांसफ़र की। काबिल ज़िक्र है कि 24 अप्रैल से शुरू हुए महंगाई राहत कैंपों में सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत 50 लाख से ज़्यादा मुस्तहकीन ने इंदराज कराया है। समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के सरकारी सेक्रेटरी सुमित शर्मा ने बताया कि वज़ीर आला अशोक गहलोत ने माली साल 2023-24 के बजट में 75 साल की उम्र तक के मुस्तहकीन के लिए काबिल अदायगी पेंशन की रकम कम अज़ कम बढ़ाकर 1000 रुपये माहाना करने का ऐलान किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क भर में इस वक्त बहस का मरकज़ बना हुआ है। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना के वफद और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने गुज़िश्ता पीर के रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान CM KCR पर जोर दिया गया कि वे UCC की मुखालफत करें। वफद की क़यादत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। इस मौके पर CM KCR ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि BJP UCC के नाम पर आवाम को तकसीम करने की साजिश कर रही है। KCR ने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी मरकज़ के ज़रिए लाए जाने वाले UCC बिल के ख़िलाफ़ है और ये दावा भी किया कि इससे तमाम मज़ाहिब में इंतशार पैदा हुआ है। मीटिंग के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत के ज़रिए लाए जाने वाले UCC बिल को लेकर CM KCR से बात हुई। UCC बिल जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। ओवैसी ने आगे तनकीद करते हुए कहा कि PM मोदी UCC के नाम पर सेकुलरिज्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ अपने बालोद ज़िले के दौरे से कबल मीडिया से मुखातिब होकर BJP हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। CM भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह ने किसानों को ठगने का काम किया है, इसलिए किसानों ने 2018 में 15 साल की हुकूमत को 15 सीटों पर समेट दिया। CM भूपेश बघेल ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है, तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहते थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार बार किसानों को आप नहीं ठग सकते।
छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको, और जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था? यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एशियाई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए? ये सबसे बड़ा सवाल। और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिया। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूंगा, सजन रे झूठ मत बोलो, बहुत झूठ बोल लिए। अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून इजलास की आज शुरुआत हो गई है। यह 15वीं विधानसभा का आखिरी इजलास है। विधानसभा के इजलास में रियासत में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तशद्दुद का मामला उठाया गया। इसी बीच मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस सरबराह कमलनाथ ने एक बार फिर रियासती हुकूमत पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा कौन सा मामला है जो नहीं उठाना चाहिए मध्य प्रदेश में? महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अत्याचार हो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति नंबर 1 मध्य प्रदेश, बेरोजगारी नंबर 1 मध्य प्रदेश। ये आज कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश में ठीक चल रही है? दिल्ली में गुज़िश्ता रोज मशहूर सूफी गायक हमसर हयात निज़ामी ने एक खूबसूरत कलाम लॉन्च किया है। इस कलाम का नाम है बस मुझे लेकर चलो मेरे नबी के दर पर, जिसको असम के मशहूर गायिका नाहिद आफरीन ने अपनी आवाज़ दी है। नाहिद आफरीन को असम की श्रेया घोषाल भी कहा जाता है। वहीं मशहूर मौसीकी डायरेक्टर सुंदरम खान ने इस कलाम की मौसीकी दी है। आपको बता दें, इस कलाम के लॉन्च के मौके पर हमसर हयात निज़ामी, रमेश चड्ढा, अनिल चौहान और मज़हर हयात जैसी मशहूर शख्सियात मौजूद थीं। भजन भी है, कव्वाली भी है, गज़ल भी है एंड बॉलीवुड्स भी है। तो मैं ये दुआ दूंगा कि नाहिद जिन्होंने गाया है और जो वाकई तारीफ के लायक है, कि आवाज़ वाकई इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं ये कहूँ तो उसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि वाकई जहाँ से वो हैं, आसाम से, आसाम की खुशबू, आसाम का वो लहजा, वो पहाड़ी अंदाज, लग रहा है कि श्रेया घोषाल आने वाले वक्त की एक ऐसी श्रेया घोषाल जो अपने नाम के साथ वफादार हैं और अपने गले के साथ बहुत ईमानदार हैं। बहुत पहली बात, उनकी शुरुआत इतने अच्छे गाने से हो रही है कि मैं चाहूँगा कि अल्लाह बारक उन्हें और नवाज़े, साईं जी करम करें सब पे। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। सभी ने अपना इंटरव्यू दिया, तो मैं यही कहूँगा कि और नाम हो और शोहरत हो और आसमान की बुलंदी पे पहुँचे और हम उन्हें इसी तरह सराहते रहें। यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी दुआ है। और अल माशाअल्लाह जो कंपनी है, हमारे जावेद मोहसिन साहब ने बहुत सपोर्ट की है। हमारे जो फनकार हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपनी बाइट बेच के अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी, ब्लेसिंग दी है, मैंने भी दी है। और जितने भी मेरे लोग हैं, जितने मुझे फैंस हैं, जितने मुझे चाहने वाले हैं, उन सभी से कहूँगा कि इस कंपनी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस चैनल के माध्यम से। और जितने फनकार इसमें गा रहे हैं, उन सभी को अल्लाह बारिक ताला मालिक सबको नाम दे, उरूज दे, शोहरत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस गाने के बारे में बोलूँगा नाहिद आफरीन जी को, जो कि इस गाने की सिंगर्स हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं ये लोग और कमाल सिंगर। अल्लाह ने इनको गले में एक ऐसी अता फरमाई, ये बात है कि अल्लाह ताला इस गाने को जो उन्होंने गाया जिस अंदाज से, अल्लाह उसको कबूल करे और मकबूल करे गाने को, नाते पाक को। और नाहिद आफरीन जी जो सिंगर्स हैं, आप जब सुनेंगे इनका, गाने का नाम है बस मुझे लेके चलो मेरे नबी के दर पर, और लिखा है इसको रेहान अयान साहब ने और म्यूजिक आपके भाई नाटिस ने किया। चैनल का नाम है अल माशाअल्लाह।